आज की कहानी है, क्या दादी ने अपनाया पोती को। बुआ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो एम्बुलेंस मिल गई, वरना लॉकडाउन के कारण आना भी कठिन हो जाता। उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा दिया है। पल्लव भी नहीं आ पा रहा है। माँ को तो आप जानती ही हैं, ऐसी स्थिति में नर्वस हो जाया करती हैं। यदि आप आ जाएं तो। फोन पर परेशान सी सुकन्या ने कहा। क्या माँ बीमार है? पहले क्यों नहीं बताया? शब्द निकलने को आतुर थे कि मनीषा ने अपनी शिकायत मन में दबाकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र से शीघ्र पहुंचने का प्रयत्न करती हूँ। सुदेश, जो ऑफिशियल कार्य से विदेश गए थे, कल ही लौटे थे। उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना है। मनीषा ने उनके लिए खाना, पानी तथा फल इत्यादि कमरे के दरवाजे पर रखे स्टूल पर रख दिया तथा सुकन्या की बात उन्हें बताते हुए उनसे कहा कि वो जल्दी से जल्दी घर लौटने का प्रयत्न करेगी। आवश्यकता के समय लॉकडाउन में एक व्यक्ति तो जा ही सकता है, सोचकर उसने गाड़ी निकाली और चल पड़ी। गाड़ी के चलने के साथ ही बिगड़ैल बच्चे की तरह मन अतीत की ओर चल पड़ा। सुकन्या उसकी पुत्री ना होकर भी उसके दिल के बहुत करीब है। वो उसके भाई शशांक और अनुराधा भाभी की पहली संतान है। घर में 20 वर्ष पश्चात जब बेटी ने जन्म लिया तो सिवाय माँ के सब ने उसका स्वागत उत्साह से किया था। भाई की तो वो आंख का तारा थी, नटखट और चुलबुली। अनुप्रिया भाभी के लिए वो खिलौना थी। माँ की एक ही रट थी कि उन्हें घर का वारिस चाहिए। उनकी जिद का परिणाम ही था कि एक वर्ष पश्चात वारिस आ भी गया। माँ तो पल्लव के आने से अत्यंत प्रसन्न हुई। भाभी पल्लव का सारा काम करके यदि सुकन्या की ओर ध्यान भी देती तो माँ खिंचकर कहती, न जाने कैसी माँ है जो बेटे पर ध्यान ही नहीं देती है। अरे, बेटी तो पराया धन है, ज्यादा लाड जताएगी तो बाद में पछताएगी। माँ, इसीलिए तो इसे ज्यादा प्यार देना चाहती हूँ। बेटा तो सदा मेरे पास रहेगा, तब इसके हिस्से का प्यार भी तो वही पाएगा। कहकर वो मुस्कुरा देती और माँ खिंच कर रह जाती। कहते हैं कि खुशी की मियाद कम होती है। ये भाभी के साथ हुआ। 30 वर्ष की कमसिन उम्र में ही राजन भैया 2 फूल उनकी झोली में डालकर एक एक्सीडेंट में चल बसे। भाभी की अच्छी भली जिंदगी बदरंग हो गई थी। कच्ची उम्र में विवाह हो जाने के कारण भाभी की शिक्षा अधूरी रह गई थी। मामूली नौकरी कर शहर में रहना पिताजी उनके ससुर जी को नहीं भाया था। वैसे भी वे उन लोगों में से थे जिन्हें औरतों का घर से निकलना पसंद नहीं था। पिताजी भाभी और बच्चों को अपने साथ गांव ले आए। ये सच है कि उन्होंने भाभी को किसी तरह की कमी नहीं होने दी, किंतु माँ ने उन्हें सदा भाई की मृत्यु का दोषी माना। इसीलिए उनके कोप का भाजन भाभी के साथ नन्ही सुकन्या भी होती। ये सब पापा की अनुपस्थिति में होता। नतीजा ये हुआ कि भाभी तो चुप हो ही गई, जबकि नन्ही 10 वर्षीय सुकन्या डरी डरी अपने ही अंतः कवच में कैद होने लगी। पिताजी के सामने खुश रहने का नाटक करते करते भाभी थक गई थी। रात के अंधेरे में मन चीत्कार कर उठता तो वो अवश्य बैठी चित्कार को मन ही मन में दबाते हुए अपनी खुशी सुकन्या और पल्लव में ढूंढने का प्रयास करती। उसकी जिंदगी एक ऐसी कटी पतंग के समान बन गई थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस दूसरों की सोच एवं सहारे जीना ही उनका आदि और अंत हो चला था। ससुराल के अलावा उनका कोई और था ही नहीं। माता पिता बचपन में चल बसे थे। जिन चाचा ने उन्हें पाल पोसा विवाह किया वो भी नहीं रहे थे। चाची अपने बेटों के सहारे जीवन बसर कर रही थी। शशांक भाई की मृत्यु पर वो शोक जताने आई थी, साथ में अपनी विवशता भी जता गईं। आज के युग में जब अपने भी पराये हो जाते हैं तो किसी अन्य से क्या आशा। भाभी ने स्वयं को वक्त के हाथों सौंप दिया था। जब भी मनीषा जाती तो भाभी दिल का दर्द उसके साथ बांटकर हल्का हो लेती थी। भाभी के लाइलाज दर्द को वो भी कैसे कम कर पाती। माँ से इस संदर्भ में बात करती तो वो कह देती, तू अपना घर देख, मुझे अपना घर देखने दे। वो पापा को सारी बातें बताकर घर में दरार नहीं डालना चाहती थी, अतः चुप ही रहती। माँ सदा से ही डोमिनेटिंग थी। उनकी इच्छा के कारण
वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, किंतु उसका भाग्य अच्छा था जो पिता की मजबूत स्थिति के कारण उसके ससुर ने अपने आईआईटीएन बेटे के लिए न केवल उसे चुना, वरन उसकी इच्छा अनुसार पढ़ने की इजाज़त भी दी थी। आज वो पीएचडी करके महिला विद्यालय में प्रोफेसर है। पल्लव अपने पिता के समान तीक्ष्ण बुद्धि का था। वो भी इंजीनियर बनना चाहता था। जब वो पढ़ने बैठता तो दादी का प्यार उस पर उमड़ आता। वो स्वयं उसे अपने हाथ से खिलाती, जबकि सुकन्या को कुछ खिलाना तो दूर, जब भी वो पढ़ने बैठती माँ कहती, अरे घर का काम सीख, किताबों में आंखें ना फोड़, हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती। हाँ, ससुराल वाले करवाना चाहें तो बात दूसरी है। एक बार मनीषा घर गई। सुकन्या सो गई थी तथा ननद भाभी अपने सुख दुख बांट रही थी। तभी सुकन्या बुड़बुड़ाने लगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हे भगवान, मुझे पैदा ही क्यों किया। इसके साथ ही उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अस्फुट स्वर में कहे उसके शब्द मनीषा के मर्म को चोट पहुंचाने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर मनीषा ने अनुराधा से पूछा, तो उसने कहा, पिछले 1 वर्ष से इसकी यही हालत है दीदी। शायद माँ जी के व्यवहार ने इसे भयभीत कर दिया है। ये डरपोक और दब्बू बनती जा रही है। अब तो बात करने में हकलाने भी लगी है। सुकन्या की हालत देखकर मनीषा ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, तुम्हारा अपने प्रति ऐसा रवैया मैं आज तक नहीं भूली हूँ। सुकन्या तुम्हारी पोती है, तुम्हारे बेटे का अंश। क्या तुम उसे दुख पहुंचाकर अपने बेटे की स्मृतियों के साथ छल नहीं कर रही हो? अगर भैया आज जीवित होते तो क्या वो अपनी बेटी के साथ तुम्हारा व्यवहार सह पाते? इस बच्ची से तुमने इसकी सारी मासूमियत छीन ली है। देखो कैसी डरी सहमी रहती है। भाई की असामयिक मृत्यु और तुम्हारी प्रताड़ना से भाभी का जीवन तो बदरंग बन ही गया है। अब इस मासूम का जीवन बदरंग मत बनाओ। तू अपनी सीख अपने पास ही रख, मुझे शिक्षा मत दे। तीखे स्वर में माँ ने कहा, माँ, अब मैं पहले वाली मनीषा नहीं हूँ। मुझे पता है पापा को कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें पापा को बता दूंगी। मनीषा की धमकी काम आई थी। माँ का सुकन्या के प्रति रवैया बदला था, किंतु अनु भाभी पर माँ बेटी में दरार डालने का आरोप भी लगा दिया। मनीषा ने जाते हुए पल्लवी से कहा था, बेटा, रो रो कर जिंदगी नहीं जी जाती। मेहनत कर, पढ़ाई में मन लगा, अच्छे नंबर ला। जब तू कुछ बन जाएगी तो तेरी यही दादी तुझे प्यार करेंगी। वो तुझे कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए डांटती हैं। मनीषा ने उसके नन्हे से दिल में विश्वास की नन्ही लौ जगाई थी। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, पर सुकन्या में आशा का संचार करने के लिए उसे यही उपाय समझ में आया था। सुकन्या ने उसकी बात कितनी समझी, किंतु अनुराधा कहती है कि अब वो पढ़ाई में मन लगाने लगी है। परिस्थितियों ने पल्लव को समय से पहले परिपक्व बना दिया। पल्लव अपने पापा के समान इंजीनियर बनना चाहता था, अतः दादाजी ने उसका दाखिला शहर के बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। सुकन्या भी धीरे धीरे अपने डर से निजात पाकर पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। मैट्रिक में सुकन्या के 95% अंक आए तो उसने भी डॉक्टर बनने की अपनी इच्छा दादाजी के सामने प्रकट की। दादाजी जब तक कुछ कहते, दादी कह उठी, लड़कियों को शिक्षा इसीलिए दी जाती है जिससे उनका विवाह उचित उचित जगह हो सके। कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टरी पढ़ने की। घर के काम में मन लगा। घर संभालने में तेरी पढ़ाई नहीं, बल्कि तेरे घर संभालने की योग्यता ही काम आएगी। अरे भाग्यवान, अब समय बदल गया है। आजकल लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। मनीषा तेरी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, किंतु ससुराल में अपनी पढ़ाई पूरी कर कितने ही छात्रों को विद्यादान दे रही है। अपनी बहू की देख, अगर ये पढ़ी होती तो क्या तेरे कटु वचन सुनती? ये भी मनीषा की तरह ही नौकरी करते हुए अपने भविष्य बच्चों का भविष्य संवार रही होती। मैट्रिक में हमारे घर में किसी के इतने अच्छे अंक नहीं आए जितने मेरी पोती के आए हैं। इसके बावजूद तुम ऐसा कह रही हो। लड़की जात है, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगे। दादी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। दादाजी बहुत दिनों से अम्मा जी का सुकन्या के साथ रूखा व्यवहार देख रहे थे।
आज वो स्वयं पर संयम न रख पाए तथा दिल की बात जुबां पर आ गई। उन्होंने सुकन्या को उसकी इच्छा अनुसार मेडिकल में जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दादाजी से हरी झंडी मिलते ही सुकन्या ने 12वीं की पढ़ाई करते हुए मेडिकल की तैयारी प्रारंभ कर दी। इसके लिए शहर से किताबें भी मंगवा ली थी, समय पर फॉर्म भी भर दिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसे परीक्षा देने जाना था। वो अपने दादाजी के साथ परीक्षा देने जाने वाली थी कि अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। आखिर दादाजी ने मनीषा को फोन कर अपने नौकर के साथ अनुराधा और सुकन्या को भेज दिया। साथ ही कहा, बेटा, अगर तू ना होती तो ऐसे अकेले इतने बड़े शहर में बहू को कभी अकेला ना भेजता। उसने भी उन्हें चिंता ना करने का आश्वासन दे दिया। परीक्षा वाले दिन मनीषा उसे परीक्षा सेंटर पर छोड़ने जाने लगी तो अनुराधा ने सुकन्या को दही चीनी खिलाते हुए कहा, बड़ा शहर है, अकेले इधर उधर मत जाना। परीक्षा के बाद भी जब तक चंद्रेश ना पहुंच जाए तब तक इंतजार करना। मनीषा की एक मीटिंग थी जिसकी वजह से उसने चंद्रेश यानी अपने पुत्र को सुकन्या को एग्जामिनेशन सेंटर से लाने के लिए कह दिया था। शाम को परीक्षा समाप्त होने पर सुकन्या नियत स्थान पर खड़ी हो गई। लड़के लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चल दिए। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीते, यहाँ तक कि आधा घंटा बीत गया। स्कूल का परिसर खाली होने लगा था। सूना परिसर उसे डराने लगा था। सुकन्या ने सोचा कि लगता है भैया किसी काम में फंस गए होंगे। आखिर कब तक वो इस तरह खड़ी रहेगी। शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध उसे आश्चर्यचकित कर रहे थे। गांव से अलग एक नई दुनिया नजर आ रही थी। यहाँ लड़के लड़कियां अपने स्कूटर से स्वयं आना जाना कर रहे थे। जिनके पास स्वयं के वाहन नहीं थे वो ऑटो से आ जा रहे थे। अचानक उसे लगा, अगर वो शहर की आत्मनिर्भर लड़कियों की तरह नहीं बन पाई तो पिछड़ जाएगी। कुछ हासिल करना है तो हर परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। डर डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना होगा। तभी वो अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। बुआ का पता उसके पास था ही। उसने ऑटो किया और चल दी। जब चंद्रेश वहां पहुंचा, सुकन्या को नियत स्थान पर न पाकर पूरे कॉलेज का चक्कर लगाकर घर पहुंचा। उसे अकेले आया देखकर अनुराधा भाभी के तो होश ही उड़ गए। पहली बार सुकन्या घर से बाहर निकली है। इतना बड़ा शहर, पता नहीं कहाँ चली गई। परीक्षा में मोबाइल ले जाना मना था, अतः वो मोबाइल भी नहीं ले गई थी। सुदेश चंद्रेश को डांटने लगे कि वो समय पर क्यों नहीं पहुंचा। वो बेचारा भी सिर झुकाए बैठा था। वो करता भी तो क्या करता, ट्रैफिक जाम में ऐसा फंसा कि चाह कर भी समय पर नहीं पहुंच पाया। उसने तो सुकन्या से कहा भी था कि अगर देर भी हो जाए तो उसका इंतजार कर लेना, पर उसके पहुंचने से पूर्व ही चली गई। इसी बीच मनीषा भी आ गई। मनीषा ने चंद्रेश को एक बार फिर सुकन्या को देखकर आने के लिए कहा। अनुराधा भाभी रोए जा रही थी। मनीषा भी डर गई थी, पर भाभी को समझाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकती थी। चंद्रेश जाने ही वाला था कि घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सुकन्या ने अंदर प्रवेश किया। उसे देखकर भाभी तो मानो पागल हो उठी। वो उसे मारती जा रही थी और कह रही थी, अकेले क्यों आई? कुछ और देर इंतजार नहीं कर सकती थी? कहीं कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती तेरे दादाजी को? बस हो गई पढ़ाई, नहीं बनाना तुझे डॉक्टर। बस तेरा विवाह कर दूं, मुझे मुक्ति मिल जाए। सुदेश अनुराधा के इस अप्रत्याशित रूप को देखकर अवाक थे। वहीं मनीषा ने भाभी की मनस्थिति समझकर उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करा। इसके बावजूद भाभी स्वयं पर काबू नहीं रख पा रही थी। सुकन्या उससे लिपटकर रोती हुई कह रही थी, बुआ, आखिर गलती क्या है मेरी? कब तक मैं किसी की बैसाखी के सहारे चलती रहूंगी? आखिर ये बंदिशें सिर्फ लड़की के लिए ही क्यों हैं? क्यों उसे ही सदा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? मैं लड़की हूँ, इसीलिए मुझे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। गांव के ही स्कूल में मैंने जैसे तैसे पढ़ा, जबकि मुझसे 2 वर्ष छोटा भाई, उसे इंजीनियर बनना है, इसीलिए उसका शहर के अच्छे स्कूल दाखिला करवा दिया गया। वो हॉस्टल में रहता है, अकेले आता जाता है, उस पर तो कोई बंदिश नहीं है, फिर मुझ पर क्यों? भाभी सुकन्या छोटी नहीं है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है। कब तक उसे अपने आंचल से बांध कर रखोगी?
मुक्त कर दो उसे इन बंधनों से, तभी वो जीवन में कुछ कर पाएगी। क्या तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारी तरह ही घुट घुट कर जिए? जिसके पल्लू से तुम उसे बांध दो, उसी पर अपनी पूरी जिंदगी अर्पित कर दे, अपना अच्छा बुरा भी ना सोच पाए। भाभी, तुमने तो अपनी जिंदगी काट ली, पर भगवान ना करे इसकी जिंदगी में कोई हादसा हो जाए तो उसे आत्मनिर्भर बनने दो, कहकर मनीषा ने सुकन्या को अपनी बाहों में भर लिया था। भाभी की परेशानी वो समझ सकती थी। वो उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर उस समय अगर भाभी का पक्ष लेती तो सुकन्या के आत्मविश्वास और भावना को ही चोट पहुंचती, जिससे वो अपने लक्ष्य से भटक सकती थी। वो उसे टूटते हुए नहीं, वरन सफल होते देखना चाहती थी, तथा ये भी जानती थी कि सुकन्या का पक्ष लेना भाभी को खटकेगा। हुआ भी यही। अनुराधा भाभी आश्चर्य से उसकी ओर देखती रह गई, फिर धीरे से बोली, दीदी, आपके दोनों बेटे हैं, आप नहीं समझ पाओगी लड़की की माँ का दिल। भाभी, अगर आपके ऐसे ही विचार हैं तो क्यों यहाँ इसे लेकर डॉक्टरी की परीक्षा दिलवाने आई? अरे, कोई भी लड़का देखकर बांध देती उससे, वो इसे चाहे जैसे भी रखता। मन को कड़ा करके मनीषा ने कहा था। भाभी कुछ बोल नहीं पाई थी, पर उस दिन के बाद से सुकन्या उसके और करीब आ गई थी। कोई भी परेशानी होती वो उससे सलाह लेती। बाद में उसने सुकन्या को समझाते हुए कहा था, बेटा, औरत का चरित्र एक ऐसा शीशा है जिस पर लगी जरा सी किरच पूरी जिंदगी को बदरंग कर देती है। और फिर तेरी माँ तो गांव की भोली भाली औरत है, दुनिया की चकाचौंध से दूर, अपने आंचल के साए में फूल की तरह सहेज कर तुझे पाला है। तभी तो जरा से झटके से वो विचलित हो उठी हैं। तू उसे समझने की कोशिश कर। भाभी सुकन्या को लेकर चली गई। दादी ने जब सुकन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो मना नहीं कर पाई। सुकन्या अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रही थी। इसी बीच रिजल्ट निकल आया। सुकन्या का नाम मेडिकल के सफल प्रतियोगी की लिस्ट में पाकर दादाजी बेहद प्रसन्न हुए। दादी के विरोध के बावजूद उन्होंने उन्हें ये कहकर मना लिया, जरा सोचो, हमारी सुकन्या न केवल हमारे घर वरन हमारे गांव की पहली डॉक्टर होगी। मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया है। पिताजी के मन में द्वंद था तो सिर्फ इतना कि सुकन्या शहर में अकेली कैसे रहेगी। तब उसने कहा था, सुकन्या गैर नहीं, मेरी भी बेटी है। अगर आप सबको आपत्ति है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। संयोग से उसके शहर के मेडिकल कॉलेज में ही सुकन्या का एडमिशन हो गया। अनुराधा भी सुकन्या का हौसला बढ़ाने लगी, पर माँ का वही हाल रहा। इसी बीच पिताजी चल बसे। सुकन्या टूट गई थी। एक वही तो थे जो उसका हौसला बढ़ाते थे, वरना माँ के व्यंग बाण तो उसके कोमल मन को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पता नहीं किस जन्म का बैर वो उसके साथ निकाल रही थी। उन्हें लगता था कि घर की सारी परेशानी की जड़ सुकन्या ही है। पढ़ लिख कर नाक ही कटवाएगी। अनुराधा असमंजस में थी, ना वो सास को कुछ कह पाती थी और ना ही बेटी का पक्ष ले पाती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सुकन्या के साथ सास के व्यंग बाणों का शिकार उसे भी होना पड़ता था। जल में रहकर मगर से बैर कैसे लेती। धीरे धीरे सुकन्या ने घर जाना बंद कर दिया। जब भी छुट्टी मिलती वो उसके पास आ जाती थी। आपका गंतव्य आ गया, जीपीएस ने सूचना दी। मनीषा कार पार्क करके रिसेप्शनिस्ट से जानकारी लेकर आईसीयू में पहुंची। उसे देखकर सुकन्या उसके पास आई तथा रुआंसे स्वर में बोली, बुआ, मेरी वजह से दादी की आज ये हालत है। ऐसा नहीं सोचते बेटा, अगर तू नहीं होती तो हो सकता है उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती। विजिटिंग आवर था, अतः सुकन्या उसे लेकर आईसीयू में गई। पानी, दादी की आवाज़ सुनकर सुकन्या उन्हें चम्मच से पानी पिलाने लगी। उसे देखकर माँ ने कुछ बोलना चाहा तो सुकन्या ने कहा, दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कुछ मत बोलिए बुआ, आप दादी के पास रहिए, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। माँ की आंखों से बहते आंसू ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह गए थे, वरना जिस तरह का सीवियर अटैक आया था, अगर उन्हें तुरंत सहायता नहीं मिली होती तो न जाने क्या होता। जो माँ कभी उसकी पढ़ाई की विरोधी थी, वही आज उसे दुआएं देती प्रतीत हो रही थी। विजिटिंग आवर समाप्त होते ही वो बाहर आई और अनुराधा भाभी के पास बैठ गई।
दीदी, अगर सुकन्या ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ, दवा ले लो वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सुकन्या पानी की बोतल के साथ माँ को दवाई देती हुई बोली। अनुराधा भाभी उसे ममत्व भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन ये हुआ कैसे? मनीषा ने पूछा। दीदी, माँ ने सुकन्या को बुलाया था। इस बार वो उनकी बात मानकर आ भी गई। उसके आते ही माँ ने उसके विवाह की बात छेड़ दी। जब उसने कहा कि अभी मैं 3-4 वर्ष विवाह के लिए सोच भी नहीं सकती क्योंकि मुझे पीजी करनी है, उसकी बात सुनकर वो बहुत नाराज हुई। अचानक उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और अपना सीना दबाकर कसकर दबाने लगी। सुकन्या उनकी दशा देखकर घबरा गई। उसने उन्हें चेक करना चाहा तो माँ ने उसे झटक दिया। तब सुकन्या ने रोते हुए कहा, दादी प्लीज़ मुझे अपना इलाज करने दीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ को हार्ट अटैक आया है। सुकन्या ने उन्हें वहीं दवा देकर स्थिति पर काबू पाया। उसने तुरंत हेल्पलाइन नंबर मिलाकर अपनी परेशानी फोन उठाने वाले व्यक्ति को बताकर तुरंत एम्बुलेंस भिजवाने की प्रार्थना की। उस भले मानस ने एम्बुलेंस भेज दी, वरना कोरोना वायरस द्वारा हुए लॉकडाउन के कारण आना ही मुश्किल हो जाता। जैसे ही हम चले, सुकन्या ने अस्पताल में किसी से बात भी की। उसकी पहचान के कारण तुरंत माँ जी को एडमिट कर डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा प्रारंभ कर दी। दीदी, सुकन्या ने तब से पलक भी नहीं झपकाई है। समय पर दवा देना लाना सब वही कर रही है। दीदी, उचित चिकित्सा के अभाव में पिताजी को तो बचा नहीं पाए, पर माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी के दिल का दर्द जुबां पर आ गया था। सुदेश की वजह से उसका रोज जाना तो नहीं हो पा रहा था, पर फोन से हाल चाल लेती रहती थी। माँ ठीक हो रही हैं सुनकर उसे संतोष मिलता। आखिर सुदेश का क्वारंटीन भी पूरा हो गया था। सब ठीक रहा। माँ को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। माँ अभी काफी कमजोर थी। सुकन्या को अपनी सेवा करता देख एक दिन वो उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे सदा गलत समझा, बार बार तुझे टोका। दादी प्लीज, आप दिल पर कोई बात ना लें। अभी आप कमजोर हैं, आप आराम करें। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। गलती मेरी ही है जो सदा अपने विचार तुझ पर थोपती रही। मैंने क्या क्या नहीं कहा तुझे, पर तूने मेरी जान बचाई। मुझे नाज है तुझ पर। माँ ने कमजोर आवाज में उसे देखते हुए कहा। प्लीज दादी, अभी आपको आराम की विशेष आवश्यकता है। ये दवा ले लीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। हाथ के सहारे माँ को उठाकर दवा खिलाते हुए सुकन्या ने कहा। माँ की तीमारदारी के साथ इधर उधर भाग दौड़ करती गांव की भोली भाली लड़की सुकन्या को अदम्य आत्मविश्वास से माँ की सेवा करते देख मनीषा सोच रही थी कि अगर मन में लगन हो तो औरत क्या नहीं कर सकती। उसे दया आती है उन दंपतियों पर जो बेटों के लिए बेटियों का गर्भ में ही नाश कर देते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं बचपन से लेकर मृत्यु तक विभिन्न रूपों में समाज की सेवा में लगी नारी हर रूप में अतुलनीय है। बदलते समय के साथ सुकन्या जैसी नारियां अपने आत्मबल से आज समाज द्वारा निर्मित लक्ष्मण रेखा को तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो रही हैं। ये बात अलग है कि आज भी पुरुष तो पुरुष, स्वयं स्त्रियां भी ऐसी स्त्रियों के मार्ग में कांटे बिछा रही हैं। फिर भी लड़ाई जारी है की तर्ज पर ये लड़कियां आज अपना अस्तित्व कायम करने के लिए तत्पर हैं और करती रहेंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।